हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमको क्या सीखना है। आज की जो वर्कशीट नंबर है हमारी वो है मैथ की 35 और 9th क्लास की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जैसा कि आप जानते हो कि पहली वाली वीडियोस में आपको याद होगा हमने प्रायिकता के बारे में सीखा था कि सिर्फ प्रायिकता के बारे में। फिर बाद में हमने जाना कि प्रायोगिक प्रायिकता भी सेम ही चीज़ होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता, बस थोड़ा सा उसमें घटना ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए हम उसमें अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं। हम जैसे एक प्रयोग के अंदर ही कई सारी घटना आ जाती है, फिर हम उस हर घटना की प्रायिकता निकालते हैं अलग अलग। तो इसी को हम प्रायोगिक प्रायिकता का नाम दे देते हैं। लेकिन आप अगर कहीं पर प्रायोगिक प्रायिकता निकालना हो उसकी जगह प्रायिकता भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसका एक फॉर्मूला सीखा था प्रायोगिक प्रायिकता का कि कोई भी घटना है ई, मतलब कोई भी घटना है ई, उसको आप ऐसे लिख सकते हो P ऑफ E, मतलब P ब्रैकेट में कैपिटल E। इसका मतलब क्या है? E की प्रायिकता। इसको कैसे बोलते हैं? E की प्रायिकता। और E जो होती है वो कोई भी घटना हो सकती है, किसी भी घटना का नाम हम E, F, G, H कुछ भी दे सकते हैं या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। तो इसका एक फॉर्मूला क्या बताया गया था कि भिन्न के रूप में होता है और जिस भिन्न के अंदर नीचे तो क्या लिखते हैं हम? अभिप्रयोगों की कुल संख्या, मतलब जिस चीज की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, जिस भी घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं, उसमें जिस बात पे प्रयोग किया जा रहा है उस प्रयोग की कितनी संख्या है वो, और ऊपर वो घटना कितनी बार घटी है उसकी संख्या, मतलब अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है, मतलब जिसमें घटना घटी है उसकी बारंबारता या फिर संख्या, ऊपर वो लिखते हैं। इस फॉर्मूले से हमने कई क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। तो इसी की सीरीज में आगे और क्वेश्चंस हैं, आज नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक मैं बात बताना चाहती हूँ। जैसे इसमें क्वेश्चंस ना आपके पास बड़े बड़े भी आते हैं, छोटे भी आएंगे, तो आप क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है उसको देख के घबराना मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, या फिर इतनी बड़ी घटना है तो उसको कैसे करेंगे। घटना का हमको नाम देना आ गया, कोई भी घटना हो हम उसको E, F, G, H, U, V कुछ भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं कैपिटल लेटर में। तो चाहे घटना बड़ी लाइन में लिखी हो चाहे घटना छोटी लाइन में लिखी हो, बस हमको क्या काम करना है? उस घटना को पहचानना है और उसके प्रयोग जो हुआ है उसको पहचानना है और उन दोनों की संख्या को निकालना है। एक संख्या ऊपर जाएगी और एक संख्या नीचे जाएगी और फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में लिखना है। ये बस आपको छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखना है और कुछ नहीं, फिर उससे क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे। जैसे कि देखिए पहला एग्जाम्पल क्या दे रखा है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखना आप लोग कि कैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं, मतलब ये सारणी दे रखी है और इस सारणी के अंदर इन्होंने क्या क्या बता रखा है कि भी 2400 परिवार हैं टोटल। उन परिवारों में घर की आय कितनी है, स्तर और वाहनों की संख्या के बीच में, मतलब इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ दे रखा है इस सारणी के अंदर। तो सारणी देखो पढ़ के देखते हैं। सारणी में क्या दे रखा है? इस वाले कॉलम में तो मासिक आय दे रखी है जो कि रुपए में दे रखी है। मासिक आय मतलब मंथली सैलरी, कि एक महीने में जितनी सैलरी मिलती होगी उस घर में वो, तो 7,000 से कम, मतलब क्या है कि 7,000 से कम जितने भी परिवार हैं, मतलब वो परिवार जिनकी महीने की सैलरी, महीने की आमदनी, मासिक आय 7,000 से कम होती है, उनके बारे में इस लाइन में लिखा है, ठीक है। ऐसे ही जो परिवार 7,000 से 10,000 की मासिक आय लेते हैं उनके बारे में इस लाइन में लिखा है। ऐसी 10,000 से 13,000 के बीच में जिनकी महीने की इनकम है उनके बारे में इस लाइन में लिखा है। लेकिन इस लाइन में लिखा क्या है? प्रति परिवार वाहनों की संख्या, मतलब 0 मतलब कोई भी वाहन नहीं है किसी के घर में, 1 मतलब 1 वाहन है, 2 मतलब 2 वाहन है, वाहन मतलब व्हीकल, ठीक है। जैसे बाइक होती है, कार होती है, साइकिल होती है, कुछ भी, ठीक है, व्हीकल। तो किसी के घर में 2 वाहन है, किसी के घर में 3 है, इस तरह से। तो देखो जैसे कि इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसको पढ़ने का तरीका क्या होएगा कि ऐसे परिवार जिनकी महीने की सैलरी 7,000 से कम है
ऐसे घर के अंदर, ऐसे परिवारों में जिस घर में एक भी वाहन नहीं है, ऐसे कितने परिवार है? 10। ऐसे 10 परिवार हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं है और उनकी जो सैलरी है वो 7,000 से कम है। ऐसे परिवार जिनके पास सिर्फ एक ही वाहन है वो कितने हैं? 160। मतलब 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास वाहन तो सिर्फ एक है लेकिन महीने की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 7,000 से भी कम है। 25 ऐसे परिवार है जिनके पास सिर्फ 2 वाहन है लेकिन महीने की सैलरी 7,000 से कम है। और 0 मतलब कोई भी वाहन, मतलब जिसके पास सिर्फ 3 वाहन है, 3 है उनके घर के अंदर वाहन, लेकिन महीने की सैलरी 7,000 से कम है, ऐसा उनको कोई भी परिवार नहीं मिला। मतलब ऐसा उनको कोई भी घर नहीं मिला जिनकी सैलरी 7,000 से कम थी और वाहन भी उनके पास 3 थे। अब आप खुद सोचो ना, 3 घर में वाहन भी है और सैलरी 7,000 से कम है, तो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह जाकर अलग अलग परिवारों में सर्वेक्षण करा और फिर उन्होंने ये सारिका बनाई। एक ये वाली लाइन मैं समझा देती हूँ, फिर बाकी सारी आप ऐसे रिलेट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही सबके बारे में लिखा हुआ है। मतलब क्या? ऐसे परिवार जिनकी महीने की सैलरी 7,000 से 10,000 के बीच में है, उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है। 0 मतलब यहाँ पे भी 0 है, तो कोई भी वाहन नहीं है। मतलब ऐसे कितने परिवार है? एक भी परिवार नहीं मिला जिनके पास कोई भी वाहन था और उनकी सैलरी 7,000 से 10,000 के बीच में आ रही थी। अब यहाँ पे 305 परिवार उनको ऐसे मिल गए। मतलब 305 घर उनको ऐसे मिले हैं जिनके घर में एक वाहन था और सैलरी भी 7,000 से 10,000 के बीच में थी। ऐसे उनको 27 परिवार ऐसे मिले हैं जिनके घर में 2 वाहन थे और सैलरी उनकी इसके बीच में आती थी। और 2 परिवार उनको ऐसे मिले हैं, 2 परिवार ऐसे मिले हैं जिनके घर में 3 तो वाहन थे और सैलरी 7,000 से 10,000 के बीच में आती थी। इस तरह से ये पूरी सैलरी, जो पूरी सारणी है, उन्होंने ऐसे बनाकर दे रखी है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये जो बॉक्स है, ये वाला, ये जो बॉक्स है ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है, इस पूरे बॉक्स के अंदर परिवारों के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये सारी क्या है? वाहनों की संख्या। और ये सारी क्या है? मासिक आय के बारे में बता रखा है। और कुल परिवार कितने हैं? 2400। 2400 परिवारों में 2400 परिवार चुने थे और उन 2400 परिवारों के बारे में ये सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर सारणी में हमको दे दी है। अब देखते हैं पूछा क्या है, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में। मान लीजिए एक परिवार चुना गया, मतलब इनमें से, इसके अंदर से जो बॉक्स दे रखा है ना, इनमें से कोई भी एक परिवार चुना गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की। अब उन्होंने प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कहा है, लेकिन किस परिवार की कहा गया है? अब परिवार तो कई सारे हैं ना, लेकिन हर परिवार की अलग अलग कंडीशन है, तो उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है और उस परिवार की जो कंडीशन है वो इन्होंने अलग अलग पार्ट में दे दी। तो अब ये देखो, ये क्या होगी? अलग अलग इन्होंने घटना दे दी। इसका मतलब क्या है? कंडीशन मतलब घटना। एक आप ये भी बोल सकते हो, ये अलग घटना है, ये अलग घटना है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब इन सारी घटना को अलग अलग नाम भी दे सकते हैं। इसको मान लो E1 दे दो, इसको E2 दे दो, इसको E3, इसको E4, इसको E5। तो क्वेश्चन करते टाइम यही हम करेंगे और कुछ नहीं। जो टोटल परिवार थे वो कितने हैं? 2400। प्रायिकता देखो किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की। मतलब परिवार चुना गया है और परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है नीचे उसकी कुल संख्या लिखते हैं। तो परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है और कुल परिवार कितने हैं? 2400। तो ये तो पक्का हो गया कि नीचे हमेशा क्या आएगा? 2400 ही आएगा। अब घटना के हिसाब से ऊपर की संख्या चेंज होती रहेगी, है ना, क्योंकि घटनाओं की संख्या निकालनी होती थी हमको ऊपर। तो पहले पार्ट में देखो क्या दे रखा है। यहाँ से शुरू से पढ़ती हूँ मैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की, पहला पार्ट, आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है। मतलब ऐसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिस परिवार की जो आय है वो तो आय 10,000 से 13,000 के बीच में और उसके पास केवल 2 वाहन है। तो जरा यहाँ पे सारणी में देखते हैं, तनख्वाह किसके बीच, जो मासिक आय है वो कितने से कितने के बीच में आनी चाहिए? 10,000 से 13,000 के बीच में। तो 10,000 से 13,000 के बीच में तो ये है। और केवल कितने वाहन होने चाहिए? 2 वाहन होने चाहिए। तो अब 2 वाहन, 2 वाहन, ये यहाँ पे 2 है ना, ये वाहनों की संख्या है। तो 2 वाहन तो सिर्फ 29 परिवारों के पास ही है ना।
कितने परिवारों के पास है? 29। तो 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 तो वाहन है और सैलरी उनकी 10,000 से 13,000 के बीच में आती है। मतलब इस ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये तो पता चल गया। तो देखो अब लिखने का तरीका, ये जो घटना है इसको हम ई मान सकते हैं, E1 मान लिया। तो इन्होंने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो कहानी दे रखी है उसका मतलब यही है, यदि हम ऐसे परिवार, अब जिनकी आय वो पूरी की पूरी जो क्वेश्चन में लाइन थी वही लिखी है, 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और उसके पास केवल 2 वाहन है, इसको हम क्या मान लेते हैं? घटना E1। तो इस पूरे कहानी को यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माना क्वेश्चन में माना घटना E1 बराबर में ऐसे परिवार जिनकी आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है और केवल 2 वाहन हैं। मतलब कि यही वाली लाइन, बस आगे क्या लगा दिया? माना घटना E1। क्योंकि हमको इस लाइन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इस घटना को ही क्या मान लिया मैंने? E1। तो माना घटना E1। इसका भी देखो मीनिंग यहीं पे ये दे रखा है, चुने जाने की घटना को E1 नाम देते हैं, अर्थात E1 क्या हुई? मतलब ये पूरी चीज वही है ना, ये घटना है इनको। अब E1 हमने घटना मान ली, अब इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता। तो नीचे क्या लिख दिया? P ब्रैकेट में E1, क्योंकि प्रायिकता को हम किससे बताते हैं? P से बताते हैं। तो E1 की घटना, E1 की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो इसलिए E1 और यहाँ पे ऐसे P ब्रैकेट में E1 आएगा। इसका मतलब क्या होता है? E1 की प्रायिकता, E1 की प्रायिकता। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इस ए पार्ट को सोल्व करते टाइम जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है इस तरह से भी आप लिख सकते हो, अगर आपको ये सारा लिखना नहीं आ रहा है तो। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, मार्क्स भी नहीं कटेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उस घटना को पहले मान लीजिए कि माना घटना E1 हमारे पास ये है और E1 की प्रायिकता मतलब ये निकालना है हमको। फिर बराबर में आप फॉर्मूला लिख दीजिए कि नीचे क्या होएगा? कुल परिवारों की संख्या और ऊपर उन परिवारों की संख्या जो घटना E1 को पूरा करती है। तो देखो कुल परिवार कितने हैं? 2400। और अभी हमने यहाँ पे ढूंढा था ना कि ऐसे कितने परिवार हैं जो इस घटना के अंदर आते हैं। घटना मतलब ये जो कंडीशन पूरी करते हैं कि 10,000 से 13,000 और ऐसे सिर्फ 2 हैं जिनके पास 2 वाहन है। ऐसे कितने हैं? 29। तो ऊपर 29 बटे में 2400। ठीक है। इस तरह से ही बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट की घटना देखो क्या है? आय प्रतिमा कितनी होनी चाहिए? 16,000 या फिर इससे अधिक, और उसके पास केवल 1 वाहन है। तो सारणी में आते हैं 16,000 या इससे अधिक ही लास्ट वाला, और केवल वाहन कितना होना चाहिए? 1 वाहन। तो 1 वाहन तो कितने के पास है? ये 579। तो ऐसे ही एक से सिर्फ केवल 1 वाहन बोला ना, तो 1 वाहन तो सिर्फ इन्हीं के पास है ना। मतलब कि 579 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 1 वाहन है और 16,000 या इससे ज्यादा उनकी मंथली सैलरी है। तो अब वही E2 को क्या माना? ये वाली घटना पूरी जो बताया गया है, और P ऑफ E2 उनकी E2 की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नीचे तो टोटल आएंगे 2400 और ऐसे कितने परिवार है? 579। और ये इसको हमने काट दिया 2 से, काट पीट कर आंसर क्या आ जाएगा? 193 बटे में 800। इस तरह से E3 निकाल देंगे। सी को हम E3 मानेंगे। आय क्या है? 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो अभी दोबारा इस सारणी में आ जाइए। जो मासिक आय है वो कितनी है? 7,000 प्रति माह से कम, मतलब 7,000 से कम ये वाली लाइन, और उसके पास कोई वाहन नहीं है। कोई वाहन नहीं है मतलब 0। तो ऐसे तो कितने परिवार है? 10 होंगे। तो 10 वाहन, तो 10 हमारे पास कहाँ जाएगा? ऊपर, और नीचे
2400। तो देखो अब इन्होंने आगे नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया ना, क्योंकि आगे बस पहले घटना का नाम दिया कि जो हमने E1 E2 E3 माना है वो सब, और फिर बाद में सीधा ये लिख के दिखा दिया कि हम इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम प्रायिकता किस चीज की निकाल रहे हैं, नीचे नंबर टोटल और ऊपर कितनी बार वो घटना घटी है, या फिर वो घटना जो घटना घटी है वो किस कंडीशन को पूरा करती है। ठीक है, तो 10 परिवार ऐसे थे जिनकी महीने की जो सैलरी थी वो 60,000 से कम थी और उनके पास कोई भी वाहन नहीं था। अब ऐसे ही E4 देखिए, लास्ट अगला जो है, आय कितनी होनी चाहिए, 13,000 से 16,000 के अंतराल में, और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो ऐसे कितने लोग हैं, देखो यहाँ पर सारणी में आके देखो, 13,000 से 16,000 यहाँ पे आया, और 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक बोला है, लेकिन ये 2 की लाइन में देखोगे आप या 3 की लाइन में देखोगे, ये लाइन मतलब क्या है, 2 वाहन वाली लाइन, और ये क्या है, 3 वाहन वाली लाइन। तो 2 से अधिक बोला है ना, तो 3 पे देखेंगे, क्योंकि 2 तो नहीं बोला ना, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक तो 3 होता है। तो ऐसे घर कितने हैं, 25 परिवार ऐसे हैं जिनकी महीने की मासिक आय 13,000 से 16,000 के बीच में आती है और 3 वाहन है। तो 25 परिवार ऐसे हैं। तो माना E4 यही लाइन कि 13,000 से 16,000 के अंतराल में उनकी मासिक आय आती है और 2 से अधिक वाहन वाले परिवार को चुना गया। तो E4 की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 25/2400। क्यों, क्योंकि नीचे तो आती है परिवारों की कुल संख्या और ऊपर जो घटना को पूरा संतुष्ट करता है उन परिवारों की संख्या। तो ऐसे कितने परिवार निकले, 25। तो 25/2400, और फिर इसको हमने काटा, सरल करा तो 1/96 आया। अब ऐसे ही E5 देखो, E5 क्या है, लास्ट में जो लास्ट वाला E पार्ट है, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। मतलब अब ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालो जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। देखो ये इन्होंने स्टार्टिंग में एक लाइन दे दी ना, मान लीजिए एक परिवार चुना गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की, फिर डैश दे दिया। मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की, ये जो लाइन है हर पार्ट में अपने आप ही इनके आगे ऐड हो रही है। ये बार बार लिखेंगे नहीं, तो ये जो लाइन है अपने आप ही हर पार्ट में आगे ऐड होने लग रही है। तो ये आपको खुद समझना है कि ये लाइन सब में ऐड है, तो हर पॉइंट के अंदर, हर पॉइंट में हमको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इस जो आखिरी वाला पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है ऐसे परिवार की जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब देखो ऐसे परिवार की है कोई जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब इन्होंने क्या बोल दिया, सैलरी कुछ नहीं बताई, बस क्या बोला, 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो ये तो क्या है, इनके पास एक भी वाहन नहीं है। ये वाली लाइन जो है, ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी लाइन 10 0 1 2 1, ये लाइन किनकी है, ऐसे परिवारों की जिनके पास एक भी वाहन नहीं है। ये वाली लाइन किनकी है, ऐसे परिवार जिनके पास सिर्फ एक वाहन है, और ये ऐसे परिवार जिनके पास 2 वाहन है। तो 1 से ज्यादा पर तो जाना ही नहीं हमको, तो इन दोनों लाइनों को तो काउंट करना ही नहीं। हमको काउंट किनको करना है, सिर्फ इन दोनों को करना है। क्यों काउंट करना है, क्योंकि जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, मतलब एक तो हो सकता है ना, 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये लाइन भी पूरी काउंट होगी और ये लाइन भी पूरी काउंट होगी। मतलब ऐसे परिवार निकालने, तो ऐसे परिवारों की संख्या क्या होगी, इसको और इसको सबको क्या कर देंगे, प्लस। तो देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, E5, पहले तो घटना का नाम देना पड़ेगा। तो E1 से हमने काउंटिंग शुरू करी थी, E1 यूज कर चुके, E2 E3 E4 और E5। तो E5 क्या माना गया, ऐसे परिवार को चुना जाना जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो पहले तो उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी ना, कि ऐसे कितने परिवार हैं कि जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो उनमें कौन कौन आएंगे, यही ये पूरी लाइन प्लस में ये पूरी लाइन। तो 10 + 0 + 1 2, और इन सबको लिख दिया और प्लस करके कितना आया, 2062। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन सबको प्लस क्यों करा है, क्योंकि हमको ऐसे परिवार चुनने थे जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। तो ऐसे परिवार तो सिर्फ यही आ रहे हैं ना, ये इस लाइन में आ रहे हैं और इस लाइन में आ रहे हैं। इन दोनों लाइनों में तो बिल्कुल भी आ ही नहीं रहे, क्योंकि इन सबके पास, किसी के पास 2 वाहन है, किसी के पास 3 वाहन है, तो इसको तो हमको लेना ही नहीं है। तो ये टोटल कितने आ गए, 2062। अब E5 की प्रायिकता ज्ञात करनी है, और E5 की घटना में जो परिवार आते हैं वो कितने परिवार आते हैं, 2062। तो P
ऑफ E5 लिखेंगे ब्रैकेट में। नीचे तो 2400 ही रहेगा क्योंकि कुल परिवारों की संख्या कितनी थी 2400। और ऊपर जो जो E5 की घटना में आते हैं ऐसे कितने परिवार थे 2062। हमने क्या लिख दिया ऊपर, और फिर काट दिया हमने, सरल कर दिया तो कितना आ गया 1031/1200। इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ आपको सारणी पढ़नी आनी चाहिए और जो घटना दे रखी है उसको एक बार घटना का नाम देना है कि भी हमने ये घटना मानी है, और फिर उस घटना की प्रायिकता यहाँ पर हमको ऐसे निकाल के दिखा देनी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अब तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखना, एक एक लाइन समझना, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, आपको पक्का अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड उदाहरण 2 देखो, बीजों के 5 थैलों में से हर एक थैले से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। अब देखो इस लाइन का मीनिंग समझो। बीजों के 5 थैलों में से मतलब 5 थैले हैं तुम्हारे पास, तो मतलब हमने मन में मान लिया कि मेरे पास 5 थैले हैं, 1 2 3 4 और ये 5 है। ये पहला थैला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। इस तरह से 5 थैले हैं मेरे पास, और हर एक थैले में से 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। मतलब इसमें से 50 बीज निकाले, इसमें से 50 निकाले, इसमें से 50, इसमें से 50 और इसमें से 50। इन 5 में से मैंने 50-50 बीज निकाले और अंकुरित कर दिए। 20 दिन बाद हर थैलों में से अंकुरित बीजों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। अब निकाले तो मैंने हर एक में से 50-50, लेकिन कितने बीज अंकुरित हुए उन 50 में से? तो देखो इसमें से भी 50 निकले थे ना बीज, तो इसमें से जो 50 बीज निकले उसमें से कितने अंकुरित हुए? तो देखो थैला नंबर ऊपर क्या दे दिया, थैला नंबर 1 2 3 4 5। अंकुरित बीजों की संख्या देखो, पहले थैले में से निकाले तो मैंने 50 बीज थे, लेकिन अंकुरित कितने हुए 40। ऐसे दूसरे में कितने अंकुरित हुए 48, ऐसे तीसरे में 42, ऐसे चौथे में 39, ऐसे पांचवें में 41। मतलब हर 5 थैले में से निकाले तो बीज हमने 50-50, लेकिन उसमें अंकुरित कितने हुए वो उन सबकी इन्होंने तालिका में दे दिया। अब क्या पूछा है, उस थैले की प्रायिकता मतलब PE ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। तो अब देखो इन्होंने खुद ने घटना का नाम दे दिया E, है ना, हमको मानने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारे तो क्वेश्चन और इजी हो गया, हमको तो सिर्फ PE ही लिखना है। तो प्रायिकता किसकी निकालनी है, थैले की लिख रखा है ना, उस थैले की प्रायिकता। तो टोटल कितने थैले हैं 5। तो ये लाइन तो समझ में आ गई कि फॉर्मूले में हमारा जो नीचे जाता है वो उसमें कितना जाएगा 5 जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऊपर क्या था नीचे अभिप्रयोगी की कुल संख्या, तो थैले की प्रायिकता निकालनी है तो कुल टोटल थैले कितने हैं 5, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन अब ऊपर के लिए घटना, वो थैला उस घटना में आना भी तो चाहिए ना, तभी तो हम उस थैले को चुनेंगे। तो कौन सा थैला चुनना है हमको, जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। अब देखो कम से कम 40 हो, थैला नंबर दे रखे हैं, ये थैला दे रखा है। पहले थैले में कितने अंकुरित हुए 40, दूसरे में 48, तीसरे में 42, 4 में 39, 5 में 41। मतलब वो थैले चुनो जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। तो कम से कम 40 का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 40 तो होने चाहिए बीज अंकुरित, लेकिन 40 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 40 तो होने चाहिए कम से कम, लेकिन 40 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इट मीन्स देखो पहले थैले में 40 हुए, मतलब कम से कम 40, तो ये तो इस लाइन में आता है। इस घटना, जो घटना का नाम इन्होंने दे रखा है ना E1, इस घटना के अंदर ये तो आता है, ये वाला थैला तो आ गया। ठीक है, 48 ठीक है, 40 तो है ही ना, 40 से ज्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, 40 तो है ही कम से कम, तो ये भी आता है। अगला 42, तीसरा थैला भी आया 39, लेकिन 39 तो 40 से कम हो गया ना, तो ये नहीं आता। अब ऐसे 41 ये भी आता है। तो ऐसे कितने थैले हुए, एक थैला ये हुआ, एक थैला ये, एक ये और एक ये, तो ऐसे कितने थैले हुए, टोटल 4 थैले हुए हमारे पास, जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 है। ठीक है, तो अब इन ऐसे थैले, उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इन 4 थैलों की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमको, मतलब तो क्या लिख देंगे हम, ये जो मैंने आपको बोल के समझाया यही इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है
कि यहाँ थैला नंबर 1, 2, 3 और 5 में अंकुरित बीजों की संख्या 40 या 40 से अधिक है, यानी कम से कम 40 है। मतलब ये जो कम से कम 40 का जो मीनिंग होता है ना, वो यही होता है कि 40 या 40 से अधिक। ठीक है, तो इसलिए ऐसे 4 थैले अभी हमने काउंट करा ना, एक ये थैला, एक ये थैला, एक ये थैला और एक ये थैला। तो अब जो ई की प्रायिकता है वो कैसे आएगी, नीचे तो क्या आ जाएगा, टोटल कितने थैले थे, 5, और ऐसे थैले जो इस घटना को संतुष्ट करते हैं, इस घटना की लाइन में आते हैं, ऐसे कितने थैले हैं, 4 थैले हैं। तो ऊपर 4 लिख दिया और नीचे 5, तो आंसर क्या आ गया, 4/5। इस तरह से आपको इन क्वेश्चन में करना होता है। मतलब पहले एक सार अगर मैं बोलूं, मतलब क्या हुआ, पहले आपको एक घटना चुननी है, फिर उस घटना को मानना है, फिर उस घटना की प्रायिकता निकालनी है, और प्रायिकता में नीचे तो क्या आएगा, टोटल, और ऊपर वो नंबर आएगा जो उस घटना को पूरा करता हो, उस घटना की लाइन में आता हो, उस घटना की कंडीशन को पूरा करता हो। जैसे कि यहाँ पे घटना क्या दे रखी थी कि वो थैला लेना है जिस थैले में अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। तो ऐसे कितने थैले थे, 4, तो इसलिए मैंने ऊपर भी क्या लिखा, 4। ठीक है, अब ये जो क्रियाकलाप है, ये मतलब कि एक्टिविटी है, ये आपको खुद करके देखनी है कि इसमें क्या दे रखा है। इसमें आपको ऐसे लोगों की संख्या, जो आपके आसपास घर परिवार रिश्तेदार में जो जितने भी लोग हैं, उसकी सारणी बनानी है जिसमें उनकी संख्या भी आ जाए, कि मतलब 4 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र तो 20 है और चश्मे उनको कितने लगे हुए हैं, इस तरह से। फिर जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी सारणी बनानी है, और उस सारणी में उनकी उम्र भी आनी चाहिए, और चश्मा कितने लोग पहनते हैं वो संख्या भी आनी चाहिए। और फिर बाद में प्रायिकता निकालनी है कि 25 साल से कम उम्र, मतलब कि जिस इंसान की आप प्रायिकता निकालोगे ना, वो 25 साल से कम उम्र का भी होना चाहिए, और वो चश्मा पहनने वालों की लोगों की संख्या में भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए, चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए करने का तरीका क्वेश्चन को। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। मतलब ये तो पता चल गया हमको कि गेंदें कितनी मिली है उसको, 40, लेकिन चौके कितने लगाए हैं, 8। चौका नहीं लगने की घटना की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो घटना क्या है हमारे पास, चौका नहीं लगने की घटना, खुद ही बोल दिया ना उसने। इसकी प्रायिकता निकालनी है हमको। तो चौका नहीं लगने की प्रायिकता या फिर चौका लगने की प्रायिकता, तो मतलब हमको ये जो चौका टोटल कितने लगे हैं, 8, इसी के बारे में करना है। तो यही हमारी घटना होगी। तो हम क्या लिख देंगे, माना चौका नहीं लगने की घटना बराबर में क्या है, ई। इस घटना को मैंने ई मान लिया। ठीक है, हमको निकालना क्या है, पी ऑफ ई, है ना। हमको निकालना क्या है, पी ऑफ ई। देखो अब इसका तरीका है, आपको क्या निकालना है, चौका नहीं लगने की। अगर हम पहले चौका लगाने की प्रायिकता ज्ञात कर ले तो कैसे लगेंगे, देखो पहले हम क्या करते हैं, चौका लगाने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। चौका लगने की प्रायिकता, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। फिर जब भी हमको ऐसे नहीं लगने की या नहीं होने की निकालना हो ना, तो पहले हम लगने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। मतलब वो जब भी हमको घटना नहीं होने की प्रायिकता निकालनी होती है, तो हम घटना होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। ये आप ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन में भी काम आएगा आपके। क्या बोला मैंने, जब भी हमको घटना नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, घटना होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो ऐसे कि चौका नहीं लगने की निकालनी थी, लेकिन मैंने किसकी निकाली, चौका लगने की प्रायिकता। तो देखो चौका लगने की प्रायिकता कितनी है, नीचे तो क्या आएंगे, कुल चौके। तो कुल चौके कितने हैं, 8। कुल चौके तो कितने हैं, सॉरी टोटल गेंद कितनी है, 40। 40 तो गेंद है ना, 40 तो क्या है, गेंद। 40 कितनी है, गेंद।
नीचे तो गेंदी तो आएंगे ना, गेंदी तो फेंकी जाएंगी ना उनके सामने, तो गेंद पे तो चौके लगेंगे। तो टोटल गेंदे कितनी है 40, और चौका कितनी बार लगा है 8, 8 बार चौका लगा है। ठीक है, तो 8/40। अब इसको आपने काटा तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, मतलब कि 1/5। तो चौका लगने की प्रायिकता कितनी होगी 1/5 होगी। अब चौका नहीं लगने की प्रायिकता है, मतलब पी ऑफ ई लगानी है, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, मतलब चौका ना लगने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में जो टोटल प्रायिकता होती है वो कितनी होती है 1, तो 1 से हम इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस में चौका लगने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब वो कितना आया 1 घटा में 1/5, 1 घटा में 1/5, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। 4/5, ये 1/5 है, ये आपको समझ में आ गया होगा शायद से। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चन में आपको करना होता है। जब भी आपको ना लगने की घटना ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो आप घटना होने की ज्ञात कीजिए और फिर उसको 1 से माइनस कर दीजिए। हमेशा यही मेथड लगाना है आपको। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 2 की तालिका में, मतलब उदाहरण 2 है तो ये वाली तालिका जो है, उस थैली की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज्यादा हो। उससे फर्स्ट पार्ट में तो यह है कि 40 से ज्यादा होनी चाहिए, और सेकंड पार्ट में क्या है 49। तो ये आप खुद करना, ये मैं आपको समझा देती हूँ। उस थैली की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 49 होना चाहिए। अब थैला देखो 49 मतलब क्या कि उस थैली की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या 49 हो। तो सारणी के अंदर देखते हैं कोई थैला है ऐसा। पहले थैले में 40, 48, 42, 39, 41, तो ऐसा तो कोई थैला है ही नहीं जिसमें कोई भी मतलब अंकुरित बीजों की संख्या क्या है 49 हो। तो कोई थैला है नहीं ऐसा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अभी जो फर्स्ट पार्ट है आपको ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया है, इसी तरीके से आपको इस फर्स्ट पार्ट पे आप दिमाग लगाना। ठीक है, जब आप दिमाग लगाओगे तभी आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि हमको ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं और किस तरह से इनके अंदर आगे बढ़ना होता है। अगर आपको ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को आप फिर से देखना। थैंक यू।